हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। यहाँ पे अपना चैप्टर्स नंबर 4 जो चल रहा था, मतलब जस्ट फर्स्ट पार्ट्स अपन ने कंप्लीट किया है, जो होगा आपका इश्यू ऑफ डिबेंचर्स के बारे में। ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में मैंने थोड़ी सी इसकी झलक दिखाई थी, मतलब पूरे चैप्टर्स में पढ़ना क्या है अपने को, इंट्रोडक्शंस कवर किया था, डिटेल में नहीं गए थे। आज चैप्टर्स को डिटेल में लेके जाएंगे, जहाँ पे अपन पढ़ेंगे कि क्या क्या प्रोविजन है एज पर द कंपनीज एक्ट, क्या क्या प्रोविजन है एज पर द कंपनीज रूल, और सेबी के रेगुलेशंस के हिसाब से क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है वाइल इश्यूइंग द डिबेंचर। जब भी आप डिबेंचर्स दे रहे हो तभी आपको कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है एज अ कंपनी सेक्रेटरी, बिकॉज कंपनी के अंदर बोर्ड डायरेक्टर को नॉलेज तो है नहीं, इसलिए तो उसने कंपनी सेक्रेटरी को हायर किया है। तो ये कंपनी सेक्रेटरी का रोल है। देखो अभी जब भी आप एसपी पढ़ रहे हो तभी अपने आपको क्या करने का, सीएस प्रेडिक्ट करने का। मैं तो सीएस ही हूँ, बट आप लोग को क्या करना है, प्रेडिक्ट करना है कि मैं क्या हूँ, कंपनी सेक्रेटरी हो। तो उसके हिसाब से अगर आप पढ़ोगे ना तो बहुत आंसर्स आपके लिए क्या हो जाएंगे, इजी हो जाएंगे। हमेशा कभी भी अगर समझ में नहीं आ रहा तो अपने आप को कुछ ना कुछ कैरेक्टर को प्रेडिक्ट कर लेना है और क्या हो जाएगा, आंसर्स बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। जो होगा आपका तीन कवर करेंगे। ये वाले पोर्शन के अंदर बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट हैं और हाँ इतने बड़े नहीं है, बट हाँ आराम से जाएगा, कोई गाही नहीं है अपने को। ठीक है, कुछ भी डाउट हो तो बिंदास कमेंट सेक्शन में डाल देना। कोई भी डाउट डिफिकल्टी आपकी, जो भी डाउट डिफिकल्टी जाएगा शॉर्ट आउट किया जाएगा। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट प्रोविजंस एज पर द इश्यूज एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। एग्जाम में ध्यान रखना, जब भी आपको क्वेश्चंस आ रहा था तो अभी हाईलाइट करके रखना, क्योंकि आपको प्रोविजंस तीनों सेक्टर की, मतलब तीनों रेगुलेशंस की दी है। कंपनीज एक्ट के हिसाब से क्या है, कंपनीज रूल के हिसाब से क्या है, और सेबी के हिसाब से क्या है। तो जब भी आपको बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहा है तो अभी आपको ध्यान में रखना है कि मुझे क्वेश्चंस कौन से एंगल से पूछ रहा है, उसके बेस पे क्या करना है, आंसर्स लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलो फॉलोइंग आर द सम ऑफ द प्रोविजंस एक्ट of the act which are the company has to comply with the issuing the debentures। मतलब फॉलोइंग मतलब जो प्रोविजंस यहाँ पे लिखे हैं एज पर द एक्ट, कंपनी को क्या करना है, फॉलो करना है। क्या करने के टाइम, एट ए टाइम ऑफ इश्यूएंस ऑफ डिबेंचर। पहला ही है नो वोटिंग राइट, ये तो आपको भी मालूम है, बिकॉज डिबेंचर होल्डर आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, नॉट ओनर ऑफ द कंपनी, तो उसको वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। अ कंपनी कैन नॉट इशू डिबेंचर विद द वोटिंग राइट, डिबेंचर होल्डर आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, दे आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, नॉट ओनर। शेयर होल्डर नहीं है कि वोटिंग राइट दे, दे आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। So they do not have any voting right except in the matter affecting them। मतलब उनको वही मैटर में वोट करने मिलेगा जहां पे उसके इंटरेस्ट क्या हो रहे हैं, अफेक्ट हो रहे हैं उसमें ही। सेकंड क्या बोलते हैं, टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। अपन ने ऑलरेडी सेकंड चैप्टर्स के अंदर 7 स्टार क्वेश्चन पढ़ा था, जो था आपका टाइप्स ऑफ डिबेंचर। अपन ने टोटल 8 टाइप के डिबेंचर्स वहां पे पढ़े थे, एग्जाम के लिए 7 स्टार क्वेश्चन था। अभी क्या बोलते हैं यहाँ पे, अ कंपनी कैन इश्यू अ सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड डिबेंचर एंड फुल्ली और पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। टू इश्यू अ कन्वर्टेबल डिबेंचर अ स्पेशल रिजोल्यूशन हैज टू बी पास। मतलब आपको अगर कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू करना है तो आपको स्पेशल रिजोल्यूशन क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा बॉस। क्यों सर स्पेशल रिजोल्यूशन क्यों पास करना पड़ेगा, क्योंकि भाई मेंबर्स मतलब एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर की परमिशन इसलिए लेनी पड़ेगी कि आज सपोज कि वो लोग क्या है, डिबेंचर होल्डर है, कन्वर्ट होने के बाद इक्विटी में आ जाएंगे। कन्वर्ट किस में हो गए, डिबेंचर इनटू द इक्विटी, तो इक्विटी में कन्वर्ट हो गए तो कहाँ ना कहाँ उसको अपना हिस्सा शेयर करना पड़ेगा, किसको, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। इसलिए उसकी परमिशन लेनी है बाय पासिंग द स्पेशल रिजोल्यूशन। नहीं समझ में, वापस से बोल रहा हूँ। देखो ऑफकोर्स आज जो सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं शेयर होल्डर होता कोई भी कंपनी में, आज मुझे डिविडेंड मिल रहा है सपोज फॉर एग्जाम्पल 5%। कोई कल उठ के सपोज फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए डिबेंचर होल्डर था, बट कल उठ के उसके डिबेंचर कन्वर्ट हो गए इक्विटी के अंदर, तो वो भी क्या हो जाएगा, मिस्टर बी शेयर होल्डर हो जाएगा। तो जब जहां पे मुझे 5% मिलता था डिविडेंड, वहां पे मुझे 4% मिलेगा, क्योंकि मेरा 1% हिस्सा किसको चला गया, उसको चला गया। ऑफकोर्स जितने ज्यादा मेंबर हो गए उसमें ज्यादा में डिवाइड होगा, ये कंसेप्ट है। यस, हैज टू पास इन अ जनरल मीटिंग, ऑल द डिबेंचर आर रिडीमेबल इन नेचर। नेक्स्ट बोलता है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिडम्पशन। अ कंपनी शैल रिडीम द डिबेंचर एंड पे द इंटरेस्ट एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ देयर इशू। जो भी टर्म्स एंड कंडीशन जब एट ए टाइम ऑफ इश्यूएंस ऑफ डिबेंचर लिखा होगा उसके हिसाब से हमको क्या करना है, पेमेंट करना होगा।
फोर्थ, डिबेंचर सर्टिफिकेट हाईलाइट करके रखना, ऑब्जेक्टिव्स में पूछ सकता है कि आपको विद इन 6 मंथ में क्या करना है, डिबेंचर सर्टिफिकेट देना। ये तुम लोग को मैंने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में भी बोला था। A company has to issue a debenture certificate to the debenture holder within a 6 month of the allotment of debenture। जहाँ जब भी आप अलॉटमेंट करते हो, सपोज क्या आज बोर्ड मीटिंग बुलाई, आज डिसाइड किया कि आज डिबेंचर क्या करना है, अलॉट करना है, आज से 6 महीने में आपको डिबेंचर सर्टिफिकेट पहुंचा देना है, किसको, सभी डिबेंचर होल्डर को। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है, फिफ्थ पॉइंट, क्रिएटेड डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। अभी ये सर ये फंडा क्या है, देखो ये रिसेंट कंसेप्ट आया हुआ है, मतलब रिसेंट अमेंडमेंट आज आया है कि जहाँ पे क्या बोलती है कंपनी, गवर्नमेंट बोलती है कि भाई आपको लास्ट मोमेंट पे बर्डन ना हो, जब भी पैसे रिटर्न करने के, सपोज कि फॉर एग्जाम्पल रिडीमेबल डिबेंचर है, तो रिडीमेबल का मतलब भी क्या होता है, रिपे करना आपको। तो रिडीमेबल डिबेंचर्स जब आप दे रहे हो तभी आपको आज नहीं तो आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद क्या करना पड़ेगा, रिपे करना पड़ेगा। तो उस टाइम पे आपको बर्डन ना आए, तो अभी से क्या करो, थोड़ा थोड़ा अमाउंट रिजर्व में रखो। इज नथिंग बट क्रिएट अ डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, कि भाई सपोज फॉर एग्जाम्पल 5 साल के बाद कोई एक पर्सन को डिबेंचर का पैसा वापस से देना है, तो वो उस टाइम पे सपोज कि फॉर एग्जाम्पल कंपनी 10 लाख रुपया कहाँ से लाएगी, तो आज से आप थोड़ा 10,000 20,000 10,000 20,000 करके थोड़ा अमाउंट क्या करो, रिजर्व में रखो। और वो रिजर्व किसके लिए यूज होगा, ओनली, नाम भी दे दो, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, मतलब ये डिबेंचर रिजर्व में से ओनली डिबेंचर ही क्या हो गए, पे आउट हो गए, और कोई अदर ट्रांजेक्शन यहां से होगा नहीं। देखो क्या लिखा, company has to create a debenture redemption reserve out of the profit of the company available for the payment of dividend. This money can use only for the redemption of debenture अगर रिपेमेंट करना है तो ही ये फंड क्या करेंगे, छेड़ेंगे, अदरवाइज ये फंड को कुछ भी करेंगे नहीं। एज पर द कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर अमेंडमेंट रूल 2019, MCA has removed the debenture redemption reserve requirement for a listed company, NBFC company and housing financial company। हाईलाइट करके रखो ये वाला पॉइंट कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स नथिंग बट MCA, उन्होंने क्या किया कि जो लिस्टेड कंपनी है, NBFC कंपनी है और हाउसिंग फाइनेंशियल कंपनी है, उनके लिए ये क्राइटेरिया क्या कर दिया, हटा दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 पॉइंट, अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी, ये भी एक हाईलाइट वाला पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव्स में बहुत बार पूछता है कि आपको डिबेंचर ट्रस्टी कभी हायर करना है। अभी ये मत पूछना सर डिबेंचर ट्रस्टी क्या होता है, ये ऑलरेडी सेकंड चैप्टर्स के अंदर अपन ने डिबेंचर ट्रस्टी के बारे में थोड़ा बहुत देख लिया कि डिबेंचर होल्डर मतलब इन्वेस्टर और कंपनी के बीच में जो पर्सन होता है उसको क्या बोलते हैं, डिबेंचर ट्रस्टी बोलते हैं। जो डिबेंचर होल्डर के बिहाफ में सब एक्शंस लेता है, अगर पैसा नहीं मिला तो ये रिस्पॉन्सिबल, ये मतलब डिबेंचर ट्रस्टी इज रिस्पॉन्सिबल, रिफंड नहीं मिल रहा है तो ही इज रिस्पॉन्सिबल, मतलब अल्टीमेटली जो केयर टेकर होता है डिबेंचर होल्डर का, वो कौन होगा, डिबेंचर ट्रस्टी होगा। इफ द कंपनी इश्यू अ प्रॉस्पेक्टर और इन्विटेशन मोर देन 500 पीपल, अभी ये हाईलाइट करने वाला पॉइंट है कि अगर कंपनी 500 से ज्यादा जन को ऑफर दे रही है, इन्विटेशन दे रही है, तो उनको डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना, उनको मतलब कंपनी को डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करना क्या है, कंपलसरी है। Either to the public or its member, company has to appoint one or more डिबेंचर ट्रस्टी। पर यहाँ पे कितने पीपल से, 500 से ज्यादा। अगर कंपनी 300 जन को ऑफर कर रही है तो डिबेंचर होल्डर ट्रस्टी अपॉइंट करना रिक्वायर्ड नहीं है एज पर द एक्ट। बट जनरली क्या होता है कि कोई भी आज इन्वेस्टर हो, कोई भी डिबेंचर होल्डर हो, वो अपना पैसा सिक्योर करना चाहता है तो वो डिबेंचर ट्रस्टी बोलता है कंपनी को कि आप डिबेंचर ट्रस्टी क्या करो, हायर करो। द डिबेंचर ट्रस्टी प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिबेंचर होल्डर, कंपनी हैज टू, देखो क्या लिखा है, डिबेंचर ट्रस्टी प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिबेंचर होल्डर, वो डिबेंचर होल्डर का इंटरेस्ट क्या करके रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। कंपनी हैज टू अपॉइंट अ ट्रस्टी बाय एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट विद देम कॉल्ड डिबेंचर ट्रस्ट डीड। नेक्स्ट पॉइंट 7 नंबर का पॉइंट, उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है। इफ यू आर स्टिल डाउट, बिंदास कमेंट सेक्शन में कमेंट क्या कर दो, फेंक दो। और हाँ, अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और आपको सभी फ्रेंड को मेरी लिंक क्या करनी है, शेयर कर देनी है। फ्री कोचिंग मिल रहा है तो आप अकेले बेनिफिट नहीं उठा सकते, हीरेन सर के लिए शेयर करना, इतना तो आप
एक बोल सकते हो फीस के फॉर्म में, भले मैं फीस नहीं लेता बट फीस के फॉर्म में आपको क्या करना है, लिंक क्या कर देना है, फॉरवर्ड कर देना है, शेयर कर देना है अपने फ्रेंड सर्कल में। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है डिबेंचर ट्रस्टी कैन अप्रोच द एनसीएलटी। अभी ये सर एनसीएलटी क्या है, ये वर्ड पहले भी सुना है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। फुल फॉर्म इसका क्या है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, मतलब कंपनी की कोर्ट। मतलब कोई भी केस होता है कंपनी के बीच में तो जो कोर्ट है वो है एनसीएलटी। तो ये क्या लिखा है, डिबेंचर ट्रस्टी कैन अप्रोच द एनसीएलटी। मतलब सपोज कि फॉर एग्जांपल कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी बातें नहीं सुन रहा है तो एनसीएलटी को बोलेगा कि आप कंपनी को ये ऑर्डर पास करो, और ऑफ कोर्स कोर्ट का ऑर्डर तो कंपनी डिनाई नहीं कर सकती, चलो इसकी बात डिनाई कर सकती है, डिबेंचर होल्डर की बात डिनाई कर सकती है, बट कोर्ट का ऑर्डर डिनाई नहीं कर सकते। यस, तो ये क्या करेगा, अगर नहीं सुनेगी कंपनी तो ये डायरेक्ट चला जाएगा कोर्ट के पास और कोर्ट को बोलेगा कि भाई कंपनी को नोटिस दो। Debenture trustee have to redress the grievances of the debenture holder. If the company default in repaying the principal amount on maturity or default in paying interest thereon, the debenture trustee can approach the National Company Law Tribunal for redressal. NCLT can direct the defaulting company to repay the principal amount or interest. Suppose कि for example कंपनी principal amount नहीं दे रही है, interest नहीं दे रही है, तो डिबेंचर ट्रस्टी क्या करेगी, कोर्ट को बोलेगी कि भाई नोटिस दो इनको और इनको बोलो कि भाई पेमेंट कर। ठीक है, चलो नेक्स्ट 8 पॉइंट और सेकंड लास्ट पॉइंट, इम्पोज द रेस्ट्रिक्शन। सर्टेन टाइम्स क्या होता है कि कंपनी है ना बहुत ज्यादा लोन ले लेती है, तो मतलब अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल लोन लेती जाएगी कंपनी, तो जो एग्जिस्टिंग जिन्होंने लोन दे के रखा है, मतलब सपोज कि फॉर एग्जांपल बहुत सारे डिबेंचर होल्डर हो गए जिन्होंने लोन दिया रहेगा, तो उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है। सर क्यों, सपोज कि फॉर एग्जांपल कंपनी के पास 100 करोड़ रुपया एज अ असेट्स है, कंपनी ने ऑलरेडी लायबिलिटी 100 करोड़ की लेके रखी है, और कंपनी अगर लायबिलिटी लेगी तो पैसा कहाँ से देगी अगर कंपनी क्या हो गई, बंद हो गई तो, क्योंकि कंपनी के पास 100 करोड़ की असेट है, चलो 100 करोड़ को बेच के 100 करोड़ की लायबिलिटी चुका सकते हो, बट अगर और 10-20 करोड़ ले लेती है लोन, तो भाई कंपनी के पास असेट्स ही नहीं है तो लोन कहाँ से चुकाएगी। तो एग्जिस्टिंग डिबेंचर होल्डर तो बोलेगा ना कि भाई ऑलरेडी आपने इतना लोन लेके रखा है, कल उठ के कंपनी चलो अच्छी चली तो ठीक है, अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल बंद हो गए तो कहाँ से लोन चुकाएगा, हम लोग के पैसे भी डूबेंगे। इसलिए ये क्या बोलते हैं, इम्पोज रेस्ट्रिक्शन, मतलब डिबेंचर ट्रस्टी कोर्ट को बोलेगी कि इनको बोलो कि फर्दर लायबिलिटीज ना ले। देखो क्या लिखा है, when the debenture trustee is of the opinion that the asset of the company are insufficient or likely to become insufficient to redeem the principal amount of the debenture, it may approach the NCLT। मतलब अगर डिबेंचर ट्रस्टी को लग रहा है कि कंपनी ने ऑलरेडी ज्यादा लायबिलिटी लेके रखा है जहां पे उसकी असेट सफिशिएंट नहीं है टू पे आउट, तब भी डिबेंचर ट्रस्टी किसको अप्रोच करेगी, एनसीएलटी को अप्रोच करेगी। एनसीएलटी कैन ऑर्डर द कंपनी टू रेस्ट्रिक्ट द इंकरिंग further liability so as to protect the interest of the debenture holder। एनसीएलटी कोर्ट में ऑर्डर पास करेगी, कंपनी को देगी, कंपनी को बोलेगी कि आप फर्दर लायबिलिटी क्रिएट नहीं करोगे जब तक मैं नहीं बोलूँगा तब तक, जब तक मतलब किसको नहीं बोलोगे तब तक, एनसीएलटी जब तक नहीं बोलेगा, फर्दर नोटिस नहीं देगा तब तक आप फर्दर लायबिलिटी क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पहले एग्जिस्टिंग डिबेंचर होल्डर का देखना पड़ेगा। और लास्ट, अगर आपने कोई भी कॉन्ट्रावेंशन किया, मतलब कोई भी लॉ तोड़ा, तो पनिशमेंट है उसके लिए। पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट, इफ द कंपनी फेल्स टू कंप्लाई विद एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, देन द कंपनी एंड इट्स ऑफिसर शैल बी लायबल टू फाइन और इम्प्रिजनमेंट और बोथ एज प्रिस्क्राइब्ड इन द एक्ट। एक्ट के अंदर अगर सपोज के फॉर एग्जाम्पल खाना पीना फ्री भी है, इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है जेल, पेनल्टी तो है, फाइन तो है, प्लस खाना पीना फ्री रहेगा। एक्ट के अंदर जितना महीने की जितने साल की जेल लिखी रहेगी, वो ऑफिसर जो मतलब एट ए टाइम ऑफ इन्वॉल्व थे, मतलब डायरेक्टर हो गया, सीईओ हो गया, सीएस हो गया, वो क्या हो जाएगा, लायबल हो जाएगा। ठीक है, तो दिस आर द नथिंग बट 9 प्रोविजन फॉर द इश्यूज ऑफ द डिबेंचर्स। पहला पॉइंट वंस अगेन रिपीट करेंगे, नो वोटिंग राइट। सेकंड, टाइप्स ऑफ डिबेंचर। थर्ड, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिडेम्पशन। फोर्थ, डिबेंचर सर्टिफिकेट। फिफ्थ, क्रिएट अ डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। 6, अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी। 7th क्या था, डिबेंचर ट्रस्टी कैन अप्रोच द एनसीएलटी। 8, impose restrictions and 9, punishment for contravention of the
एक्ट, ठीक है। तो ऐसे करके टोटल 9 पॉइंट दिया है किसके अंदर, कंपनीज एक्ट के अंदर। अभी अपन पढ़ेंगे कि भाई क्या क्या प्रोविजंस है एज पर द रूल 2014 के हिसाब से, और रूल नंबर भी दिया है लोग ने, रूल 18। देखो अभी बोलो एग्जाम में जब भी आप दे रहे हो क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान से देखना कि भाई मुझे एक्ट पूछ रहा है, मुझे रूल पूछ रहा है कि मुझे सेबी का क्वेश्चन पूछ रहा है। गड़बड़ मत करना, थोड़ा पेशेंस रखना, थोड़ा आराम से संभल जाना अपने आप को, और बाद में क्या कहना, क्वेश्चन अटेंड करने जाना, ठीक है। चलो अभी देखते हैं कि प्रोविजंस क्या है एज पर द कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल 2014, दिस इज रूल नंबर 18। इफ द कंपनी इश्यू सिक्योर डिबेंचर, अभी इधर स्पेशल जो रूल लिखा है वो किसके बारे में, इधर जो प्रोविजन लिखे किसके बारे में लिखा है, सिक्योर डिबेंचर के बारे में लिखा है। मतलब ये सब जो प्रोविजन बोला है किसके बारे में बोल रहा है, सिक्योर डिबेंचर के बारे में बोल रहा है। कंपनी मस्ट टू फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशन, मतलब कोई भी कंपनी अगर सिक्योर डिबेंचर दे रही है तो उसको एडिशनल कंप्लाइंस क्या करने, ये करने हैं। देखते वन बाय वन। पहला है टेन्योर ऑफ सिक्योर डिबेंचर, ऑल द सिक्योर डिबेंचर शुड बी रिडीम विद इन 10 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इश्यू। देखो कोई भी सिक्योर डिबेंचर हो, आपको मैक्सिमम कितने साल तक पैसा ले सकती है कंपनी, 10 साल तक पैसा ले सकती है एज अ डिबेंचर। 10 साल के बाद तो उसको या तो रिडीम कर देना है, या तो जो भी है रिडीम करना, रिडीम कन्वर्ट करना तो कन्वर्ट, ये तो डिपेंड करेगा कंपनी और कौन से टाइप की सिक्योरिटी और कंपनी के और डिबेंचर होल्डर के बीच में क्या एग्रीमेंट बना है। बट सर सपोज कि फॉर एग्जाम्पल 10 साल के बाद और 5 साल लेना है तो नहीं ले सकती, क्लियरली है नहीं कर सकती, मतलब वन टाइम में 10 साल तक ही ले सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। बट सर्टन कंपनीज को एग्जाम्पशन है, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को क्या है, एग्जाम्पशन है, वो चाहे तो 30 साल तक भी क्या कर सकते हैं, डिबेंचर के फॉर्म में पैसा उठा सकती है। देखो ओनली सर्टन कंपनीज लाइक कंपनीज एंगेज इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और कंपनीज परमिटेड बाय द MCA, सेंट्रल गवर्नमेंट और RBI कैन इश्यू अ डिबेंचर बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 10 ईयर बट नॉट एक्सीडिंग द 30 साल। ये कंपनी को छूट दिया है, पर उसके लिए भी मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 30 साल की है, उससे ज़्यादा दे सकती नहीं है। मतलब उसका टेन्योर, डिबेंचर का टेन्योर 10 साल से ज़्यादा तो नहीं हो सकता, कोई भी सिनेरियो में नहीं हो सकता। बट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, RBI ने आपको एग्जाम्पशन किया है तो उसकी लिमिट 30 साल है, बट 30 साल के ऊपर नहीं हो सकती। सेकेंड पॉइंट, क्रिएट अ चार्ज ऑन असेट। ऑफकोर्स नाम में वर्ड लिखा है सिक्योर डिबेंचर, नाम में वर्ड लिखा है सिक्योर डिबेंचर। जब भी अपन टाइप्स ऑफ डिबेंचर पढ़ रहे थे तभी सिक्योर डिबेंचर का मतलब ही क्या था कि उसको सिक्योरिटी मिलेगी अगेंस्ट द डिबेंचर, बिकॉज डिबेंचर इज अ काइंड ऑफ लोन। डिबेंचर इज अ काइंड ऑफ लोन, तो लोन के अगेंस्ट में डिबेंचर होल्डर को क्या मिलेगा, सिक्योरिटी मिलेगा, कंपनी की असेट मिलेगी। तो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा क्रिएट अ चार्ज ऑन असेट। Company has to create a charge on asset of the company or its subsidiary company or a holding company. The value of charge should be adequate to cover the entire value of the debenture issue and interest paid on it. कॉमन सेंस है कि भाई जो भी सिक्योरिटी देगा वो ऑफकोर्स वो लोन से ज़्यादा ही अमाउंट का होगा और इंटरेस्ट से ज़्यादा अमाउंट का ही होगा। अगर आज बैंक में लोन लेने गए, मैं बोलूँगा 10 लाख का लोन दो, मैं 3 लाख का सिक्योरिटी दूंगा, चलेगा? लोन भगा देगा बैंक वाला अपने को, ठीक है। चलो कहाँ पे पहुँचे थे, हाँ, if the government company issue a secure debenture which has the central government and state government guarantee, then it need not be created any charge on its asset. अगर सपोज के फॉर एग्जाम्पल कोई गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी में अंदर सपोज के फॉर एग्जाम्पल कोई स्टेट गवर्नमेंट या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी दी है कि भाई हम लोग तेरा पैसा चुका देंगे, तो उस केस में अगर सिक्योरिटी नहीं दोगे तो भी चलेगा। किसको? डिबेंचर होल्डर को, क्योंकि उसके बीएफ में सेंट्रल गवर्नमेंट ने और या तो स्टेट गवर्नमेंट ने कमिटमेंट दिया है। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी। ये अपन ने जस्ट अभी पढ़ा कि अगर 500 से ज़्यादा पीपल्स को आप ऑफर कर रहे हो, 500 से ज़्यादा डिबेंचर होल्डर को आप ऑफर कर रहे हो, तो डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना जरूरी है, मैंडेटरी है। बिफोर इशूइंग अ प्रोस्पेक्टर और ऑफर लेटर, द कंपनी हैज टू अपॉइंट द डिबेंचर ट्रस्टी। कंपनी ऑल्सो to execute a debenture trust deed either before or issuing a prospectus or offer letter or within 60 days from the allotment of debenture.
हाईलाइट करने वाला पॉइंट है। हाईलाइट करने वाला पॉइंट है, क्या बोल रहा है सर कि आपको डिबेंचर ट्रस्टी बिफोर इश्यू, मतलब बिफोर पब्लिक को ऑफर किए पहले ही आपको क्या करना है, डिबेंचर ट्रस्टी साइन कर देना है। अगर तभी नहीं कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको विदिन 60 डेज में आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर आपको क्या कर देना है, डिबेंचर ट्रस्टी एनी हाउस साइन कर देना है। मतलब लास्ट टू लास्ट ड्यू डेट बताया इन लोग ने, या तो बिफोर या तो लास्ट टू लास्ट विदिन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द अलॉटमेंट। द डिबेंचर डीड कंटेन द terms and condition agreed upon by the company and the debenture and the trustee and clearly state the role of the debenture trustee। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है, फोर्थ पॉइंट और लास्ट पॉइंट बोलता है रूल्स का लास्ट पॉइंट बोलता है क्रिएट अ डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, जो अपन अभी जस्ट एक्ट में पढ़ा था। देखो एक्ट में उन लोग इतना डिटेल में नहीं बना पाते। देखो एक्ट, कंपनीज एक्ट और कंपनीज रूल, हमेशा देखना कंपनीज एक्ट पहले आता है बाद में रूल आता है। सर ऐसा ही क्यों? एक्ट एक ब्रॉडर लेवल पे बना देते हैं उन लोग, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंजेस करना इज वेरी डिफिकल्ट। आपको खुद को मालूम है कि पहले एक्ट जो था वो 1956 था, कंपनीज एक्ट 1956, उसके बाद चेंज हुआ 2013। मतलब देखो कितना साल का डिफरेंस है, ऑलमोस्ट 50 साल का क्या है डिफरेंस है। मतलब 50 साल के बाद क्या हुआ, एक्ट चेंज हुआ। मतलब एक्ट को रिप्लेस करना इज वेरी 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 डिफिकल्ट। तो उन लोग क्या कर लेते, और एक बुक बना लेते हैं जिसका नाम लिख लेते हैं कंपनीज रूल, कि अगर कोई चेंज लाना है उनको, या तो कोई लिमिट लाना है, या तो कुछ और डिटेल में लिखना है उन लोग को, तो किधर लिखेगा, रूल में लिखेगा। अपन ने एक्ट में देखा कि एक्ट में क्या देखा कि भाई कंपनी को डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व करना है। अभी कितना करना, क्या करना वो तो लिखा ही नहीं सर, तो कैसे मालूम गिरेगा कंपनी को? वो लिखा है ना किधर, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रूल को रिफर करना पड़ेगा। और रूल में देखो क्या लिखा है, कंपनी हैज टू क्रिएट अ डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट आउट ऑफ द प्रॉफिट अवेलेबल फॉर द पेमेंट ऑफ द डिबेंचर। वो तो ठीक है, कंपनी का प्रॉफिट रहेगा तो ये डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट करेगा ना, अदरवाइज कैसे करेंगे? देखो आगे क्या लिखा, कंपनी हैज टू मेंटेन द एटलीस्ट 25% ऑफ द वैल्यू ऑफ इट्स आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इन द डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। कंपनी हैज टू इन्वेस्ट और डिपॉजिट ऑन और बिफोर द 30th अप्रैल ईच ईयर। मतलब कि सपोज के फॉर एग्जांपल कंपनी को इस साल 19-20 में 5 लाख का क्या करना था, सॉरी 5 लाख नहीं ले लो, 1 लाख ले लो, छोटा अमाउंट ले रहा हूँ, 1 लाख का डिबेंचर क्या करना था, रिडीम करना था 19-20 में। तो उसको 19 के स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में ही क्या कर देना है, क्रिएट कर देना है डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व 25% ऑफ द 1 लाख, मतलब 25,000। A sum not less than 15% of amount it's maturing during the year ending 31st March 2013 of the next year. Money from this account is used for a redemption of the debenture। मतलब इन एनी सिनेरियो में आपका जो रिजर्व है वो 15% से कम नहीं हो सकता। याद रखो मिनिमम 25% तो आपको क्या करना है, आपको रिजर्व में रखना है, बट जो रिजर्व वाला अमाउंट है वो 15% से नीचे जा सकता नहीं। वो लाइन यहाँ पे बोलता है। आगे क्या लिखा है, ठीक है, तो ये इतने ही पॉइंट है किसके लिए, प्रोविजंस एज पर द कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल अगर याद रख रहे हो बहुत अच्छी बात है, लिख के आ रहे हो तो उससे भी बड़ी अच्छी बात है, जो होगा रूल 18। मतलब एक्स्ट्रा मार्क्स एक अगर सपोज कि एग्जामिनर अगर आप ही समझो कि अगर सपोज कि आप एज ए प्रोफेसर होते हैं, आप अगर 10 पेपर चेक करो, सडनली कोई बच्चा आपको रूल के फॉर्म में आपको लिख के आ रहा है कि रूल 18 ऑफ द शेयर कैपिटल, तो आपको एक अलग से फील होता है कि भाई मैंने 10 पेपर चेक किया और उसमें से खाली एक ही बच्चे ने रूल लिखा, तो उसका पेपर चेकर का जो माइंड सेट पूरा अलग हो जाता है, और पेपर चेकिंग का क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, और एक एडिशनल मार्क्स मिलना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। मतलब एक ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने का एक निशानी है, एक सिग्नेचर है, साइन है, ठीक है। तो ये टोटल कितने पॉइंट हो जाएगा, 4 पॉइंट हो जाएगा। किसके हिसाब से, रूल के हिसाब से 1 by 1 रिपीट करते हैं। पहला हो जाएगा टेनर ऑफ द सिक्योर डिबेंचर, सेकंड हो जाएगा क्रिएट अ चार्ज ऑन असेट, थर्ड हो जाएगा अपॉइंटमेंट ऑफ द डिबेंचर ट्रस्टी, फोर्थ हो जाएगा क्रिएट अ डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। आगे पढ़ लेते हैं, लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे जिसके भी 4 पॉइंट है, फटाफट खत्म करके आज के पार्ट को क्या करेंगे, कंक्लूड करेंगे, और नेक्स्ट आने वाले पार्ट्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो होगा आपका प्रोसीजर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे एंगल से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर वहाँ तुम लोग को मैंने एवरी टाइम बोलते आ रहा हूँ कि प्रोसीजर एक ऐसा क्वेश्चन है कि जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इग्नोर करना है, आपको लिखने की ट्राई मत करना, क्योंकि एक भी स्टेप ऊपर नीचे हो गए मार्क्स कटने के चांसेस ज़्यादा है। ट्राई करो कि अवॉइड करो, इग्नोर करो, बट पढ़ के जाना है,
प्रॉपर पढ़ के जाना है, बट इग्नोर करना वाइल राइटिंग द क्वेश्चन एट इन द बोर्ड एग्जाम। क्यों? क्योंकि प्रोसीजर में एक भी ऊपर नीचे को मार्क्स कटेंगे, उससे अच्छा दूसरा क्वेश्चन अटेंड करो कि जहाँ पे ऊपर नीचे भी पॉइंट हो मार्क्स नहीं कटे। इसलिए मैं बोलता हूँ, अदरवाइज मेरा कोई मेन पर्पस नहीं है। पढ़ना तो सभी कुछ है, सब चीज़ आपको क्या है इंपॉर्टेंस है। इवन वेज में जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट में देता हूँ। ऐसा नहीं कि सर ने इग्नोर का मतलब मेरा यहाँ पे अलग मतलब है। इग्नोर मतलब आपको एग्जाम में इग्नोर करना है। अगर नहीं आ रहा है वहाँ पे 4 में से 2 लिखने, उसमें 2 में से भी आपको प्रोसीजर वाला ही क्वेश्चन आता है, तो बाद में कोई ऑप्शन नहीं आपके पास, यही लिखना पड़ेगा। यस, चलो विदाउट यहाँ पे टाइम मच ज़्यादा इन्वेस्ट करते हुए अपन ऊपर ही का ही पढ़ते हैं और कंक्लूड करेंगे आज के पार्ट को, क्योंकि वो वाला पार्ट तो अपन नेक्स्ट वाले सेशन में डिटेल में डिस्कस एनीवेज करने वाला है। यस, चलो रिक्वायरमेंट एज पर द सेबी फॉर द इश्यूएंस ऑफ डिबेंचर। अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है तो आपके इसके रूल्स एंड रेगुलेशन, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के भी रूल्स एंड रेगुलेशन क्या करने पड़ेंगे, फॉलो करने पड़ेंगे। अभी ये क्या बोलता है, पहला बोलता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मालूम है ये अपन ने एक फंडा पढ़ा था किधर, शेयर्स के अंदर, कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होता है, 90% होता है, जो अपन ने पढ़ा था शेयर्स के अंदर। बट यहाँ पे क्या लिखा है, 75% लिखा है। सेबी इश्यू ऑन लिस्टिंग ऑफ डेब्ट सिक्योरिटी रेगुलेशन 2008 रेगुलेशन 12 state the minimum subscription to be collected by the company. As per the SEBI, the minimum subscription for the public issue of डिबेंचर इज 75%, 75%, 75% है। अगर सपोज कि पब्लिक को कंपनी ऑफर कर रही है डिबेंचर, अगर 75% की एक्सेप्टेंस नहीं आती तो कंपनी को वापस से करना पड़ेगा डिबेंचर का अमाउंट, डिबेंचर का एप्लीकेशन अमाउंट। तो मिनिमम जो क्राइटेरिया है 75% है, हाईलाइट करके रखो, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है, बाद में बोलना मत, बोला नहीं था। ऑफ द बेस इश्यू साइज दैट इज 100 करोड़ इफ द मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट रिसीव। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट नहीं रिसीव होता है तो द एंटायर मनी रिसीव शुड बी रिफंडेड विद इन 12 days फ्रॉम द डेट ऑफ द क्लोजर ऑफ द इश्यू। वहां पे कितना दिन दिया था सर, 15 दिन था। यहाँ पे कितना दिन है, 12 days है। सर कहाँ पढ़ा था, मुझे याद नहीं, क्यों नहीं आ रहा है। ये बच्चे लोग, मेरे प्यारे भोले बच्चे लोग, देखो यहाँ पे पढ़ा था, सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, थर्ड चैप्टर में पढ़ा था मिनिमम सब्सक्रिप्शन। कहाँ था यहाँ पे था, क्योंकि मेरे को मैच करने वाला बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज आप सर बोलोगे सर आप फेंकम फाके कर रहे हो, मेरे को प्रूफ करना है कि अब मैंने पढ़ाया था, शेयर्स के बारे में पढ़ाया था, गारंटी है। जहाँ पे अपन ने सर्टेन चीज़ें पढ़ी थी, कहाँ है भाई, मिल जा, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, हाँ ये रहा मिनिमम सब्सक्रिप्शन। जहाँ पे अपन ने कंपनी शेयर्स के बारे में पढ़ा था, यहाँ पे अपन डिबेंचर के बारे में पढ़ा था। शेयर्स के बारे में क्या पढ़ा था, मिनिमम 90% क्या होना चाहिए, सब्सक्रिप्शन होना ज़रूरी है। और मिनिमम अमाउंट्स अगर नहीं आता, मतलब 90% नहीं आता, तो अपने को विद इन कितने दिन में पैसा चुकाना है वापस से, वो भी पापा ने पढ़ा था विद इन 30 days, 15 days में, सॉरी मैंने बोला था विद इन 15 days में आपको क्या करना पैसा। इफ द मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट कलेक्टेड विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम, द एंटायर अमाउंट रिसीव्ड एज एप्लीकेशन मनी शुड बी रिटर्न टू द सब्सक्राइबर विद इन 15 days। वहाँ पे 12 days है, ठीक है। तो ये दो डिफरेंस है, दोनों ऑब्जेक्ट इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि शेयर्स के लिए आपको लिखना है तो लिख लो यहाँ पे, शेयर्स के लिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% है और डिवेंचर्स के लिए कितना है, 75% है। अगर इतना नहीं आता, मतलब ये दीज आर द बेस कि इतना तो सब्सक्रिप्शन आना ही चाहिए पब्लिक से आपका। अगर नहीं आता तो इसको कितने महीने में पैसा वापस चुकाना है, 15 days में, और इसको कितने दिन में चुकाना है, 12 days में। ऑब्जेक्टिव इसके लिए याद रखना, कहा ना का इतना ये चीज इतना 1 या 2 मार्क के लिए ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। यस, चलो आगे बढ़ू। मैं तुम लोग को पहले 1 पे बोला था कि पूरा एसपी क्या है, पूरा एसपी आपके लिए क्या है, एक वेब सीरीज है, कहा ना का लिया है, लिंकअप है, ठीक है। चलो तो देखते हैं अभी क्या लिखा है वहां पे। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, सेबी इश्यू एंड लिस्टिंग ऑफ डिबेंचर सिक्योरिटी रेगुलेशन 2008 Regulation 12 state the minimum subscription to be collected by the company. As per the SEBI, the minimum subscription of the issue of debenture is 75% of the base size, that is ₹100 crore. If the minimum subscription is not received, the entire money received should be refunded within 12 days from the date of the issue of the from the closure of the issue. Clear है बॉस? बच्चे मेरे प्यारे भोले बच्चे लोग, समझ में आ रहा है ना? यस 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 बोलो, यस
ठीक है, अभी भी वीडियो को लाइक नहीं है तो लाइक तो कर दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिटेंशन ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, वहां पे भी पढ़ा था कि अगर ओवर सब्सक्रिप्शन आता है तो 10% अपन क्या कर सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं। पर यहाँ पे क्या लिखा है, कंपनी के सर वहां मतलब शेयर्स के अंदर पढ़ा था अभी। ठीक है, कंपनी कैन रिटेन ओवर सब्सक्रिप्शन मनी अप टू द मैक्सिमम 100% ऑफ द बेस इश्यू साइज और लोअर यूनिट एज स्पेसिफाइड इन द ऑफर लेटर और लेटर ऑफ द और प्रोस्पेक्टर। मतलब 100% तक का भी पैसा आप क्या कर सकते हो। कंपनी सपोज कि फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने मांगा था, छोटा अमाउंट ले रहा हूँ, 1 लाख रुपया डिबेंचर के फॉर्म में ऑफर किया था। कंपनी को रिक्वेस्ट आई, मतलब एप्लीकेशन आई 2 लाख रुपए की, तो कंपनी 100% मतलब कंपनी ने ऑफर 1 लाख किया था, आई 2 लाख। अभी 1 लाख का 100% करोगे तो 1 लाख होता है, तो 2 लाख तक का भी एप्लीकेशन कंपनी रख सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट शेयर्स के बारे में बोला, सब पढ़ रहे थे तभी, 10% ऑफ द ऑफर साइज था, उसका ही ले सकते हो, उसके ज्यादा नहीं ले सकते थे। अंडर राइटर, ऑफकोर्स अंडर राइटर क्या करना है, अपॉइंट करना है। अंडर राइटर इज ए पर्सन कि भाई अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल पब्लिक ने ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया, 75% है, मतलब फॉर एग्जांपल कंपनी ने ऑफर किया, पब्लिक ने ऑफर किया, एक्सेप्ट किया 60% है, तो 15% का डिफरेंस वो कौन ले लेगा, अंडर राइटर ले लेगा। कंपनी में एंटर इनटू द अंडर राइटिंग एग्रीमेंट विद द अंडर राइटर फॉर इट्स पब्लिक इश्यू ऑफ डिबेंचर। अपॉइंटमेंट ऑफ द अंडर राइटर मस्ट बी मेंशन इन द ऑफर लेटर एंड लेटर ऑफ ऑफर और प्रोस्पेक्टर। और लास्ट है इसके अंदर क्रेडिट रेटिंग। अगर आप कोई भी लोन उठा रहे हो, अगर सपोज कि आज मैं कोई भी लोन लेने जाऊँ बैंक के अंदर, तो बैंक मेरा क्रेडिट स्कोर चेक करती है। तो कंपनी भी, तो मैंने तुमको क्या बोला, कंपनी भी ये लोन ही ले रही है डिबेंचर के फॉर्म में। डिबेंचर का मतलब ही क्या होता है, इस काइंड ऑफ लोन। अगर कंपनी लोन उठा रही है तो कंपनी को भी क्रेडिट रेटिंग करवाना अनिवार्य है। सेबी इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिबेंचर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2018 स्टेट दैट कंपनी शुड गेट क्रेडिट रेटिंग फॉर इश्यूइंग ऑफ द डिबेंचर। सेबी का रूल क्लियरली बोलता है कि अगर आप लिस्टेड कंपनी हो तो आपको क्रेडिट रेटिंग लेना मैंडेटरी है। मैंडेटरी का मतलब कंपलसरी है। एज पर द सेबी, कंपनीज मेकिंग अ पब्लिक इश्यू और राइट इश्यू ऑफ द कन्वर्टेबल डिबेंचर must obtain a credit rating from the one or more credit rating agency. The rating should be mentioned in the offer letter or letter of offer or prospectus. आपको prospectus जो इन्विटेशन कार्ड भेजोगे ना पब्लिक को, उसमें आपका रेटिंग भी लिखना है कि आपको कितना रेटिंग मिला है। ए मिला है, ए प्लस मिला है, बी मिला है, बी प्लस 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 मिला है, सी प्लस प्लस, सी माइनस, डी, वो जो भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने, अभी एजेंसी कौन होती है, बहुत सारी एजेंसी का नाम यहाँ पे लिखा रहेगा, जैसे कि क्रिसिल हो गया, these are the one of the रेटिंग एजेंसी जो रेटिंग करती है। और क्रिसिल किसके बेस पे रेटिंग करेगी, कंपनी का सब देखेगी कि भाई कंपनी ने लास्ट ईयर में कोई डिफॉल्ट किया है कि नहीं, लास्ट पास्ट में कभी डिफॉल्ट किया है कि नहीं, कंपनी के पास असेट कितनी है, रीपेमेंट कर भी सकती है कि नहीं कर सकती है। ये सब एंगल के बेस पे क्या करेगी, क्रिसिल क्या करेगी, रेटिंग देगी। अगर ए आ रहा है तो सबसे अच्छा है, मतलब कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी रीपेमेंट करने के लिए क्या है, कैपेबल है। ए बी बी सी, तो ऐसे जैसे जैसे रेटिंग कम होते जाते हैं, डी, तो डिफॉल्ट होने के चांसेस क्या है, मैक्सिमम है। तो ये सब चीजें आपको जो भी रेटिंग आ रहा है, ए आ रहा है, तो आपको जो भी रेटिंग आ रहा है आपको वो प्रोस्पेक्टस में क्या करना है, लिखना है कि भाई कल उठ के कोई भी हो, प्रोस्पेक्टर तो कोई भी पढ़ेगा। सपोज फॉर एग्जाम्पल आज मुझे प्रोस्पेक्टर मिला, मतलब पब्लिक मैंने देखा कि मुझे रिलायंस कंपनी में इन्वेस्ट करना, जस्ट एग्जाम्पल के लिए ट्रीट करना, तो रिलायंस ने प्रोस्पेक्टर बांटे, उसमें मैंने देखा कि क्रेडिट रेटिंग देखा, उसमें ए थी, AAA थी। तो मैंने बोला कि हाँ भाई मेरा पैसा सेफ है, हाईली सेफ्टी है, तो मेरे पैसे डूबने के चांसेस कम है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इन्वेस्ट कर सकता हूँ डिबेंचर के फॉर्म में। तो वो जो भी रेटिंग आ रहा है आपको अपने ऑफर लेटर में, प्रोस्पेक्टर में मेंशन करना है, क्योंकि इन्वेस्टर को मालूम गिरेगा कि भाई वेदर वी हैव टू इन्वेस्ट और नॉट टू इन्वेस्ट। समझ में आया? ठीक है, चलो तो ये हो जाएगा सर्टन 4 पॉइंट ऑफ द सेबी फॉर इश्यूएंस ऑफ द डिबेंचर। 1 by 1 रिपीट कर लेते। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, रिटेंशन ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर राइटिंग एंड क्रेडिट रेट। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट्स को क्या करता हूँ, स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट वाले पार्ट्स के अंदर अपन पढ़ेंगे जो होगा एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, प्रोसीजर फॉर इश्यूज ऑफ डिबेंचर। अपन ये वाले पार्ट्स के अंदर ओनली प्रोसीजर, मतलब नेक्स्ट वाले पार्ट्स के अंदर ओनली प्रोसीजर पढ़ेंगे और डिबेंचर ट्रस्टी करके एक छोटा सा कंसेप्ट पढ़ के अपन चैप्टर को क्या करेंगे, कंक्लूड कर देंगे। चैप्टर नंबर 4 नेक्स्ट आने वाले पार्ट्स में क्या हो जाएगा, कंक्लूड हो जाएगा। बाद में अपन उसके आने वाले पार्ट में एक्सरसाइज पढ़ेंगे, पूरी तरह चैप्टर को कंक्लूड करके 5th पे पहुंच जाएंगे। मतलब हार्डली 1 या 2 लेक्चर पढ़ के अपन चैप्टर 4 भी खत्म करके
5th पे आ जाएंगे। देखो मैं बहुत आराम से जा रहा हूँ, मेरे को कोई घाई नहीं है आपको यहाँ पे सिलेबस खत्म करने का। आराम से जाएंगे भाई, महीने में 2 चैप्टर्स भी खत्म हो रहे तो भी अपने पास बहुत आराम से तो भी हो जाएगा दिवाली से पहले, ये मेरी कमिटमेंट है आपका। ठीक है, चलो तो मिलते हैं। टिल टाइम प्लीज चैनल के लिए अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।